एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल शाइन अवार्ड विद आजी में। इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो आपका गृह विज्ञान का चैप्टर 4 है तंत्रिका तंत्र एवं ज्ञानेंद्रिय, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कवर कर लिया है, वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है तंत्रिका तंत्र के भाग पर टिप्पणी लिखिए या फिर इसे स्नायु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसे भी कहा जा सकता है। या फिर इसका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो फिर ये मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चन लिख दिए हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे भी क्वेश्चन बने आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखिए आपका ये जो चैप्टर है वही है तंत्रिका तंत्र एवं ज्ञानेंद्रिय। तो इससे पहले के जो वीडियो है उसमें हम लोग ये सब देख चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र होती क्या है। इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं और वो क्या कार्य करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, मस्तिष्क मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक से बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। इन कोशिकाओं का निर्माण पूर्वावस्था में ही हो जाता है। तो जैसे कि जो मेरुरज्जु होते हैं, मस्तिष्क होती हैं और तंत्रिकाएं, ये जो सभी चीज़ होती है ना, ये तंत्रिका ऊतक से ही बनी होती हैं। और ये जो तंत्रिका ऊतक होती हैं, इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। ये एक बार नष्ट होने पर दोबारा नहीं बनती, अर्थात इनका पुनरुद्भवन संभव नहीं है। तो ये जो कोशिकाएं होती है, जो ऊतक होते हैं, ये अगर जो एक बार नष्ट हो जाए तो इनका पुनरुद्भवन नहीं होता है, बल्कि ये रीजनरेट नहीं होती हैं, इनका रीजनरेशन संभव नहीं होता है। ये कोशिकाएं विशिष्ट प्रकार की होती हैं जो संदेहवाहक का कार्य करती हैं। जो ये कोशिकाएं होती हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना, मतलब कि ये संदेशवाहक के रूप में कार्य करती हैं। एक न्यूरॉन से संदेश दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। वहां से लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक या दो या फिर बहुत से न्यूरॉन्स की सहायता लेता है। बल्कि इसमें क्या होता है, बेसिकली एक न्यूरॉन से जो संदेश होता है वो दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाया हुआ है, देख लीजिए आप। तो इसी टाइप से आपको चित्र बनाना होता है। आप लोग हमेशा जो है फिगर अच्छे से देख के जाइए, उसका प्रैक्टिस करके जाइए। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे अगर जो आप फिगर वगैरह बनाते हैं और उसका अच्छे से नाम वगैरह लिखते हैं इस टाइप से, तो आपको जो मार्क्स हैं वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो न्यूरॉन होते हैं इनके क्या भाग होते हैं, इनके कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पे जो है न्यूरॉन के 3 भाग दिखाए गए हैं। जो पहला है वो है कोशिका काय, तो इसे सैटिन कहते हैं इंग्लिश में। तो जो कोशिका काय होती है इसमें एक केंद्रक तथा कोशिका द्रव होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है डेंड्राइट न्यूरॉन। तो इसमें क्या होता है, ये कोशिकाओं काय से निकलते हुए पतले तंतु होते हैं जो एक या अधिक होते हैं। ठीक है, डेंड्राइट कहलाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये कोशिका काय, जो कोशिका काय है ना, इसी में से निकले हुए पतले पतले तंतु होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है वो है हमारा एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या होता है, ये कोशिका काय से प्रारंभ होकर एक बहुत ही पतला एवं लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है। बल्कि ये कोशिका काय से ये भी निकलता है, एक बहुत ही पतला पतला सा लंबा लंबा सा तंतु जैसा होता है। यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है। तो ये जो एक्सॉन होते हैं ना, यही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या करते हैं, संदेशों को पहुंचाते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो क्वेश्चन सेकंड है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाकर उसका वर्णन करना है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरुरज्जु के कार्य को बताइए। जो हमारे शरीर में मेरुरज्जु होता है उसका कार्य होता है, हमें वो बताना है। तो जो मेरुरज्जु होता है वो होता कहाँ है, ये देख लेते हैं। तो मस्तिष्क पृष्ठ अर्थात मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग ही मेरुरज्जु बनाता है। तो जो मस्तिष्क का पृष्ठ भाग होता है, जिसे हम लोग मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कहते हैं, तो उसी के पीछे का जो भाग होता है वहीं पे जो है मेरुरज्जु बनता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का यह भाग कशेरुक दंड के अंदर स्थित रहता है। कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी कशेरुकाओं से बनी होती है तथा इनके मध्य में एक तंत्रिका नाल होती है। तो ये क्या बताया जा रहा है कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ना, यह किसका भाग होता है, कशेरुक दंड के स्थित रहता है। और कशेरुक दंड या जो रीढ़ की हड्डी, जिसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, आपने देखा होगा आपकी पीठ में होती है पीछे। तो ये क्या होती है, ये कशेरुकाओं से बनी होती है और इसके मध्य में एक तंत्रिकाओं का नाल होता है। मेरुरज्जु इसी तंत्रिका नाल से सुरक्षित रहती है। तो ये जो तंत्रिका नाल होती है ना, इसी की वजह से जो हमारा मेरुरज्जु होता है ये सुरक्षित रहता है। मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। यह भाग अत्यंत सूत्र कहलाता है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, मेरुरज्जु की संरचना है। मेरुरज्जु आपका ऐसे ही होता है और आपको सारे के सारे फिगर अच्छे से देख के जाने होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मस्तिष्क के समान मेरुरज्जु के चारों ओर 3 झिल्लियाँ होती हैं। तो जो मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क जैसे मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियाँ होती है, उसी प्रकार जो मेरुरज्जु होता है इसके भी चारों ओर 3 प्रकार की झिल्लियाँ पाई जाती हैं। कौन सी, इरोथमेटस,
एग्रेनाइट और पायोमेटर। ठीक है, इसका आवरण बना रहता है। इन झिल्लियों के बीच में एक लसेदार तरल भरा रहता है, मतलब कि लसलसा सा चिपचिपा सा एक तरल रहता है, जो क्या करता है, जो मेरुरज्जु की जो होती है बाहरी आघात होते हैं, जैसे कि आपको एकदम से कहीं से चोट लग जाती है तो उससे वो रक्षा करता है, ताकि जो आपका मेरुरज्जु है इसमें कोई हानि ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरुरज्जु के मध्य में एक संकरी नाल पाई जाती है, जिसे केंद्रीय नाल कहते हैं। तो मेरुरज्जु में एक संकरी नाल पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रीय नाल कहते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन चुका है एक बार, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ कि एक बार ऐसे क्वेश्चन बना था कि मेरुरज्जु के मध्य में एक संकरी नाल पाई जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, और ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय नाल कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। केंद्रीय नाल के चारों ओर मेरुरज्जु का भाग 2 स्तर में बटा होता है। पहला होता है भीतरी स्तर, जो कि दूसरा द्रव तथा बाहरी स्तर को श्वेत द्रव कहते हैं। जो भीतरी स्तर होता है उसे दूसरा द्रव कहते हैं, और जो बाहरी स्तर होता है उसे श्वेत द्रव कहते हैं। ठीक है, दूसरा द्रव के पंख के समान पृष्ठ श्रृंग तथा प्रतिपृष्ठ भ्रंग निकलते रहते हैं। इन्हीं श्रृंगों में तंत्रिका तंतु एकत्रित होकर स्पाइनल तंत्रिकाओं का निर्माण करते हैं। मेरुरज्जु के दूसरा द्रव का ऊपरी भाग संवेदी क्रियाओं का तथा निचला जो भाग होता है वो चालक या प्रेरक क्रियाओं से संबंधित होता है। तो जो मेरुरज्जु होता है हमारा, उसमें जो दूसरा द्रव होता है उसका जो ऊपरी भाग होता है वो हमारी संवेदी क्रियाओं से संबंध रखता है, और जो निचला भाग होता है वो हमारी प्रेरक क्रियाओं से संबंध रखता है। आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा मेरुरज्जु होता है उसके कार्य क्या है। जो मेरुरज्जु होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2 मार्क्स में या 1 लाइनर में या फिर ऐसे पूछा जाता है, तो ये वाला आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मेरुरज्जु के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो मेरुरज्जु के मुख्य रूप से हम लोग इसमें 2 कार्य देखेंगे। जो पहला कार्य होता है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होता है, यह मस्तिष्क द्वारा प्रेषित आदेशों तथा मस्तिष्क से जाने वाली संवेदनाओं का मार्ग प्रदान करती है। जैसे कि क्या होता है, मस्तिष्क के द्वारा आदेश क्या मतलब है, जैसे कि आप बैठे हुए हो, ठीक है, आप सोच रहे हो कि हमको वहाँ पे जाना है, तो आप सबसे पहले अपने मस्तिष्क से ये अपने पैरों का आदेश दोगे कि चलो उठो भाई वहाँ पे चलो। ठीक है, तो ये चीज़ का कार्य जो होता है ये हमारा मेरुरज्जु करता है। उसके बाद है कि यह प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वय करता है। तो जो हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं इनका भी नियंत्रण और समन्वय कौन करता है, हमारा मेरुरज्जु करता है। अब आप लोग सोचेंगे कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, तो हम लोग ये भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, तो चलिए देख लेते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। ठीक है, या फिर प्रतिवर्ती क्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि हमारी प्रतिवर्ती क्रिया से क्या अर्थ है। तो मनुष्य के दैनिक जीवन में कुछ क्रियाएं किसी बाह्य उद्दीपन के अनुक्रिया स्वरूप बिना मस्तिष्क की जानकारी के अकस्मात हो जाती हैं, तो इसे ही हम प्रतिवर्ती क्रिया कहलाते हैं। मतलब कि इसका क्या है, आसान शब्दों में आप समझिए कि जैसे कि कोई ऐसी क्रिया होती है ना जिसके बारे में आपको मस्तिष्क को पहले से नहीं पता होता है, आपको नहीं पता होता है कि ये होने वाली है, लेकिन वो हो जाती है अचानक से। जो क्रिया अचानक से होती है वही प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखेंगे आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। किसी सर्प का अकस्मात देखते ही एकाएक कूदकर पीछे हट जाना। तो यहाँ पे सर्प क्या है, उद्दीपन का कार्य किया है, और चौंक कर पीछे हटने को अनैच्छिक क्रिया हुई। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है, उदाहरण हम लोग आराम से समझते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए चलते हुए जा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, और एकदम से एक सांप आपके आगे आ गया, तो आपके मस्तिष्क को तो ये नहीं पता था, आपके माइंड को ये नहीं पता था कि सांप आने वाला है ना, वो तो एकदम से आ गया और आपने एकदम से उसे देखा और आप एकदम से पीछे हटे या फिर चिल्लाए या फिर कुछ भी किया, जो भी आप उस टाइम आपको हो पाया, जो भी आपका मन करा वो करा। ठीक है, तो वो चीज़ क्या थी, वो एक प्रतिवर्ती क्रिया थी। इसके बारे में आपको मस्तिष्क को पहले नहीं पता था कि सांप आएगा तो हम हटेंगे, ऐसा नहीं था ना। वो एकदम से आपने देखा और एकदम से चिल्लाया या फिर एकदम से पीछे हटे या दौड़े, जो भी किया। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, जिसके लिए मस्तिष्क ने प्रेरणा नहीं दी थी। ठीक है, ऐसी अनैच्छिक क्रियाओं को ही प्रतिवर्ती क्रियाएं की संज्ञा दी जाती है। इनके लिए किसी विचार या प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्रियाएं मेरुरज्जु नियंत्रित करती हैं। तो ये जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है ना, ये हमारा मेरुरज्जु ही नियंत्रित करता है। बाह्य उद्दीपनों या संवेदनाओं को ग्राही अंगों नेत्र, कान, नाक, जीभ एवं त्वचा द्वारा ग्रहण कर संवेदी तंत्रिकाओं कोशिका से मेरुरज्जु तक पहुँचाने दिया जाता है। मेरुरज्जु इन संकेतों को प्राप्त कर उचित आदेश निर्गत करता है। यह आदेश प्रेरक तंत्रिका कोशिका द्वारा संबंधित अंगों की ऐच्छिक पेशियों तथा जो ऐच्छिक पेशियाँ होता है वहाँ तक पहुँचा दिए जाते हैं। इस संपूर्ण मार्ग को प्रतिवर्ती चाप की संज्ञा दी जाती है। तो ये होती है हमारी प्रतिवर्ती क्रिया। आई होप आप लोगों को कुछ न कुछ तो समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो प्रतिवर्ती क्रिया होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के भी प्रकार होते हैं। तो ये जो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। जो पहली होती है वो होती है अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, दूसरी होती है अवबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, तो जो अनुबंधित होती है इसमें क्या होता है, तो कुछ क्रियाएं नियमित अभ्यास के बाद स्वचालित हो जाती हैं। इनका नियंत्रण मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु द्वारा होने लगता है। जैसे भोजन देखकर मुंह में लार आ जाना या फिर पानी आ जाना, जो भी आता है, साइकिल चलाना, नृत्य करना एवं अन्य कौशल। तो जैसे कि
ये अनुबंधित क्रिया क्या होती है, इनको जो हम लोग बार बार, जैसे आप खाना है रोज़ देखते हो, जैसे कि आपकी कोई फेवरेट चीज़ है तो आप उसको पहले भी खा चुके होते हो, ठीक है, तो आपको पता है, आप मन में ही सोच लो, जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी पसंद है, क्या पसंद है, जैसे मान लीजिए रसगुल्ले ही पसंद है, ठीक है, तो आपने मन में सोचा, हाँ आपका मन करा, अरे वाह काश होता सामने तो हम लोग खा लेते हैं, ऐसे आपके मुँह में पानी आ गया। तो इस टाइप की जो क्रिया होती है ये होती है अनुबंधित क्रिया। उसके बाद अवबंधित क्रिया क्या होती है ये देख लेते हैं। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं अर्जित ना होकर जन्मजात होती हैं, जैसे तेज प्रकाश पड़ने पर पुतली का सिकुड़ना, ठंड से रोंगटे खड़े होना, छींकना, खांसना, ये वाली जो क्रिया होती है ये अवबंधित क्रिया होती है। मतलब क्या होता है कि ये जो है ये अपने आप ही हो जाती है, जैसे कि एकदम से लाइट जल जाए, एकदम से आप मान लीजिए सो रहे हो, रात है एकदम से, और एकदम से बल्ब को जला दे और आप आँख खोल के देखो तो आपका आँख जल्दी नहीं खुलता, आपकी जो पुतली होती है वो सुखड़ने लगती है, ठीक है। उसके बाद आपको जो बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही होती है, बहुत ठंड लग रही होती है, तो आपकी जो रोएं होती है वो खुद ही खड़े हो जाती है। छींक आना, छींक पर तो आपका जोर नहीं है ना, छींक आ रही है तो आ ही जाती है, खांसी आ रही है तो हो ही जाता है। तो ऐसी जो क्रिया होती है अवबंधित क्रिया कहलाती हैं। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रतिवर्ती क्रियाओं के महत्व का उदाहरण सहित समझाइए। तो जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं इनका महत्व क्या है हमारे जीवन में, ये होती क्यों है, ये हम लोग को इस वीडियो मतलब इस क्वेश्चन में बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं के महत्व को संक्षिप्त इस प्रकार है। जो पहला है वो है प्रतिवर्ती क्रियाओं द्वारा विभिन्न बाह्य आक्रमणों एवं खतरों से हमारी रक्षा सुनिश्चित हो पाती है। उदाहरण, किसी गर्म वस्तु का हाथ पर जाने से एकदम से हाथ को वापस खींच लेना, अथवा आग के सामने अचानक किसी वस्तु के आ जाने से पलक का झपकना, जिससे आंखें सुरक्षित रहती हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया की होती है, अगर जो आपके अंदर ये सिस्टम ना होता कि ये अपने आप ही अपना जो मिरर होता है ये अपने आप ही नियंत्रित कर लेता, तो क्या होता, जैसे कि अगर जो कोई चीज़, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि कोई गर्म चीज़ है, अगर जिस पे हाथ आपने रख लिया है तो एकदम से आप जान नहीं पाते हो कि ये गर्म चीज़, लेकिन आपका हाथ खुद ही पीछे हट जाता है ताकि आप इसे ज़्यादा नहीं जल पाते। अगर जो आपको समझ ही ना आए कि आधा पहले पूरा हाथ जलने के बाद पता चले कि हाँ मुझे जल रहा है, तो इससे क्या होता है आपको बहुत ही हानि हो जाती है। ऐसे ही कोई चीज़ हमारे आंखों के सामने अगर जो आ जाती है तो हमारी आंखें खुद ही बंद हो जाती है, हम लोग को ये सोचना नहीं पड़ता चलो आँख बंद करें। तो अगर जो ये हम लोग बैठ के सोचें कि अरे कोई चीज़ मेरे सामने आ रही चलो बंद कर दे, तब तक तो हमारी आँख में सब कुछ पड़ जाएगा ना। तो इसीलिए प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। कुछ आंतरिक प्रतिवर्ती क्रियाएं भी विशेष महत्व रखती हैं। ये क्रियाएं शरीर के लिए आवश्यक एवं उपयोगी क्रियाओं को पूरा करने में सहायक होती है। उदाहरण के लिए भोजन ग्रहण करने से पूर्व मुंह में लार का श्रवण होना भोजन के पाचन के लिए विशेष महत्व रखता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं परिवर्तनशील पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने में भी विशेष भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए अचानक वातावरण का ताप बढ़ जाने पर शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा शरीर त्वचा से पसीना निकलना प्रारंभ कर देता है तथा शरीर का ताप सामान्य बना रहता है। तो ये सब जो घटनाएं होती हैं हमारे अच्छे के लिए होती हैं ताकि हमारा शरीर का जो संतुलन है वो बना रहे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ज्ञानेंद्रिया क्या होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने सुना होगा ज्ञानेंद्रिया होती हैं, हाँ कुछ तो होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि क्या होती है। लेकिन ये छोटी सी चीज़ें सभी को पता होता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से आंसर देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ज्ञानेंद्रिया क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे बाह्य वातावरण में विविध प्रकार के उद्दीपन उपस्थित होते हैं, जैसे संगीत, मिठाई, फूल की सुगंध, कपड़ों का चिकनापन आदि। बाकी ये सब बताया जा रहा है कि हमारे वातावरण में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये उद्दीपन विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के स्रोत हैं। शरीर के वे अंग जो इन सूचनाओं को प्राप्त एवं संग्रहित करते हैं उन्हें आवेग के रूप में तंत्रिका तंत्र तक पहुँचाते हैं, ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं वातावरण में, जैसे कि आवाज़ आना, संगीत बज रहा है, या फिर कुछ टेस्टी चीज़ आ रही है, या फिर किसी चीज़ को छू के पता करना, तो ये सारी जो कार्य करने का जो कार्य करते हैं वही हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती हैं। तो मानव शरीर में ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी होती हैं? तो हमारे शरीर में 5 प्रकार की बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। कौन सी? आँख, कान, नाक, और यहाँ पे जीभ होनी चाहिए, जिला लिखा है, और त्वचा, ठीक है। आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ हमारी, ठीक है। 2 आंतरिक ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, गति, संवेदी तंत्र और प्रगाढ़ तंत्र, ठीक है। जो बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, कर्ण मतलब कि कान, तो इसका कार्य क्या होता है? इनका कार्य ध्वनि संदेशों को ग्रहण करना है। कानों के माध्यम से हम ध्वनि की विशेषताओं, तीव्रता, तारत्व तथा स्वर का ज्ञान कर पाते हैं। मतलब कि अगर जो हमारे पास कान ना हो तो देखो कितना बुरा होगा, हम लोग कुछ सुन ही नहीं पाएंगे, कौन क्या चिल्ला के जा रहा है हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है, फिर आप लोग लड़ाई कैसे करोगे, कोई आपको उल्टा बोल के गया। तो ये होता है ना, कान सब सारी ज्ञानेंद्रियाँ होना बहुत ज़रूरी है। अभी अब हमारे पास आँख ना हो तो हम लोग कुछ देख ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है, कितनी ज़्यादा नेचर नहीं देख पाएंगे, इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई है, टीवी, मोबाइल, ये सब कैसे देखेंगे हम लोग। आँख भी बहुत ही ज़रूरी है, नाक भी बहुत ही ज़रूरी है, जीभ, त्वचा, तो ये सब तो आपको पता है ये सब क्या कार्य करते हैं। तो इसको स्किप करके हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आंतरिक ज्ञानेंद्रिय देख लेते हैं।
तो आंतरिक अंग जो पहली है वो गति संवेदक तंत्र है। तो इसमें क्या होता है, इनके ग्राही अंग स्वायत्त तथा मांसपेशियों में पाए जाते हैं। यह तंत्र हमारे शरीर के अंगों को परस्पर स्थिति के विषय में सूचना देते हैं। और जो प्रगाढ़ तंत्र होता है ये क्या करता है, यह तंत्र हमारे संतुलन को बोध कराने के लिए आवश्यक होते हैं। इन तंत्रों से संवेदी अंग आंतरिक कान में स्थित होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग इस वीडियो में यही तक क्वेश्चन देखेंगे, वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे लगे होंगे। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं। और अगर जो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आपको ये भी कमेंट में बताना है। आप लोग कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि वीडियो कैसी लग रही है, आप लोगों को अच्छी लग रही है, आप लोगों के उपयोगी है या नहीं है, तो सारा कुछ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करिए। और बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।